Chapters 1437 This man is going against heaven. 1438 Heavenly Court shocks the five regions. 1439 Chao Lian Yun's ascension. 1440 Great Dream Immortal Venerable Feng Jin Huang Chapter Start Chapter 1437 ये आदमी आसमान से टक्कर ले रहा है वेस्टर्न डेजर्ट। जलती हुई धूप जमीन पर हर चीज को पका रही थी। नीले आसमान में एक भी बादल नहीं था और सुनहरे रेगिस्तान से गर्म हवा ऊपर उठ रही थी, जिससे मंजर अजीब सा लग रहा था। अलविदा। फैंग युआन के ग्रुप ने टैंग क्लैन के डूगू इमोर्टल्स को अलविदा कहा। शैडो सेक्ट के दोस्तों, अपना ख्याल रखना। टैंग लन के मुस्कुराई। वो एक रैंक 7 टाइम पाथ गू इमोर्टल थी और रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी की इंचार्ज थी। वही में इंसान थी जिसने फैंग युआन को टांग क्लैन की रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से बाहर निकलने में मदद की थी। फैंग युआन मुस्कुराया। आप लोग पहले ही हमें 10,000 ली तक छोड़ने आ चुके हैं, अब और आगे आने की जरूरत नहीं है। टैंग लन के की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैनी से हंस रही थी। उनका फैंग युआन के साथ कोऑपरेशन सिर्फ गट्स गू के ट्रेड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शैडो सेक्ट के ड्रीम पाथ में की गई रिसर्च के रिजल्ट्स भी शामिल थे। लेकिन जब से फैंग युआन वेस्टर्न डेजर्ट लौटा था, उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। हालांकि दोनों साइड्स ने एक अलायंस एग्रीमेंट बनाया था और उससे बंधे हुए उन्होंने अभी तक ठीक से कोऑपरेट करना शुरू नहीं किया था, यहां तक कि टांग क्लैन भी थोड़ा बेचैन होने लगा था। टैंग फैंग मिंग, जो पूरे टाइम शांत खड़ा था, अचानक बोला, सीधे पूछते हुए, शैडो सेक्ट लीडर और दोस्तों, मैं हैरान हूं कि अब हम आगे कैसे कोलैबोरेट करेंगे। फैंग युआन ने टैंग फैंग मिंग पर एक नजर डाली। उसकी इल्म में तारीफ की एक झलक आई। मुझे थीविंग हेवन के ड्रीम रल्म में काफी इंटरेस्ट है, हम इसमें अपना कोलैबोरेशन और गहरा कर सकते हैं। लेकिन अभी हेवनली कोर्ट के कई रैंक 8 गू इमोर्टल्स हमारा पीछा कर रहे हैं। ये कोलैबोरेट करने का अच्छा टाइम नहीं है, हमें आगे फ्यूचर में ही इसके बारे में सोचना होगा। फिक्र मत कीजिए, हमने अलायंस एग्रीमेंट बनाया है ना? ऑफ कोर्स, अगर आपका क्लैन जरूर चाहता है तो हम यहां रुक सकते हैं। बस इतना है कि हमारे कैंप अलग हैं और हेवनली कोर्ट के पीछे पड़ने से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। टैंग फैंग मिंग और टांग लन के ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की इल्म में परेशानी साफ देखी। फैंग युआन के शब्दों का मतलब था कि अगर वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं और ड्रीम पाथ रिसर्च के रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें हेवनली कोर्ट की पीछा करने वाली फोर्सेस को रोकने में मदद करनी होगी। इसके अलावा, जब टांग क्लैन के डिमोनिक पद के साथ साजिश करने की बात फैलेगी, तो उन्हें अपने राइचस पद की रेपुटेशन के डूबने का अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। टैंग क्लैन ये अंजाम नहीं सह सकता था। वो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि फैंग युआन इतना पावरफुल था कि यूज टैंग क्लैन से कोई डर नहीं था, जिनके पास इमोर्टल गू हाउस था। तो फिर ये आपको एक सुरक्षित सफर की हाई दुआ दे सकता हूं। टैंग फैंग मिंग ने हल्का सा झुककर कहा। ठीक है, अलविदा। फैंग युआन ने सर हिलाया, एकदम शांत चेहरे के साथ निकल गया, जबकि बाकी इमोर्टल्स उसके पीछे चल दिए। टैंग फैंग मिंग और टांग लन के रेत के टीले पर खड़े रहे, फैंग युआन और बाकियों को जाते हुए देखते रहे जब तक कि वो आसमान में काले धब्बे नहीं बन गए। लिटिल मिंग, तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो? टैंग लन के ने गुस्से से पूछा। टैंग फैंग मिंग ने टैंग लन के को शांति से देखा। मैं उन्हें जाने नहीं दे रहा, बात यह है कि हमारा टांग क्लैन उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। टैंग लन के काफी देर तक शांत रही और फिर उसने एक गहरी सांस ली। हाय, मैं इस बारे में बेचैन हूं, मुझे नहीं पता कि यह अलायंस हमारे क्लैन के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। टैंग फैंग मिंग, मैं बस इतना जानता हूं कि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। अक्सर जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा प्रॉफिट। और वैसे भी शैडो सेक्ट के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला कई सुप्रीम एल्डर्स ने मिलकर लिया था। टैंग लन के ने तुरंत एक गंभीर चेहरा बनाया। इसका क्लैन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुमने और मैंने शैडो सेक्ट से कांटेक्ट किया है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होगी। टैंग फैंग मिंग हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन में उंगली घुमा रहा था। टैंग क्लैन ने यूज और टांग लन के को बाली का बकरा बनाकर आगे कर दिया था ताकि वो अपनी राइचस पाथ की आइडेंटिटी बचाए रख सके। वो कवर जो फ्यूचर में अगर ये मामला खुल गया तो क्लैन की बदनामी को छुपाएंगे। यह राइचस पाथ की एक चाल थी और टांग फैंग मिंग इससे अच्छी तरह जानता था। फैंग युआन किस तरह का इंसान है? उसने टांग क्लैन की चाल को बहुत पहले ही समझ लिया था। रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के पास है और वो 10 दिन तक रुके, लेकिन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तक उनसे मिलने नहीं आया। ऐसे कोलैबोरेशन में क्या सिंसियरिटी हो सकती है? जब हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमें मन बना लेना चाहिए
इतना हिचकिचाकर हम क्या हासिल कर सकते हैं? टैंग फैंग मिंग अपने मन में सोच रहा था, जब टांग लनके ने पूछा, तुम फैंग युआन के बारे में क्या सोचते हो? उसने कहा कि हेवनली कोर्ट के कई रैंक 8 गु इमॉर्टल्स उसका पीछा कर रहे हैं, कहीं वो बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहा? टैंग फैंग मिंग जानता था कि टांग लनके के सवाल का गहरा मतलब था, उसका सबसे अच्छा ऑप्शन चुप रहना था। अगर उसने फैंग युआन के बारे में कुछ बुरा कहा, तो टैंग लन के क्लैन को रिपोर्ट करेगी कि टांग फैंग मिंग शैडो सेक्ट के खिलाफ था और उसने उन्हें नाखुश किया, वो इसका इस्तेमाल करके सारी जिम्मेदारी यूएस पर डाल सकती थी। अगर उसने फैंग युआन के बारे में अच्छी बातें कहीं, तो टैंग लन के ये सबूत इकट्ठा कर लेगी। अगर फ्यूचर में ये मामला खुल गया, तो टैंग क्लैन खुद को बचाने के लिए उन्हें कुर्बान कर देगा। टैप टैंग लन के ऐसे बूट पेश करके कह सकती थी कि उस क्लैन के किसी गु इमॉर्टल ने बहकाया था और अपनी सजा हल्की करवा सकती थी। टैंग फैंग मिंग बेवकूफ नहीं था, शायद जब वो नया नया क्लैन में लौटा था तब यूस इन बातों की आदत नहीं थी। लेकिन अब वो राइचस पाथ की चालों का एक्सपर्ट था। लेकिन इस पल, जब टांग फैंग मिंग फैंग युआन की परछाई को आसमान में धीरे धीरे गायब होते देख रहा था, उसके मन में एक अजीब सा एहसास था। उसने एक आह भरी और अपने मन की बात साफ साफ कह दी, हालांकि मैंने उसकी लड़ाई में शान नहीं देखी है, लेकिन इन कुछ दिनों के कॉन्टैक्ट से मुझे यकीन है कि उसकी रेपुटेशन झूठी नहीं है। फैंग युआन इस जनरेशन का एक लेजेंड है, उसका अंदाज और उसकी बड़ी एम्बिशन लोगों को एडमायर करने पर मजबूर कर देती है। वो एक ऐसा आदमी है जो आसमान से टक्कर ले रहा है। सिर्फ इस एक बात के आधार पर हम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। टैंग लनके की ईट में खुशी की एक झलक आई। टैंग फैंग मिंग की बातें सुनकर वो शांत रही। फैंग युआन भी अपने रास्ते पर उड़ते हुए टैंग फैंग मिंग के बारे में सोच रहा था। उसकी 500 साल की यादों में ये टैंग फैंग मिंग वेस्टर्न डेजर्ट का एक लेजेंडरी फिगर था। उसका स्टेटस लगभग नॉर्दर्न प्लेन्स के मा होंगियो के बराबर था इस टाइम। टैंग फैंग मिंग को उसकी जवानी में उसके स्टेटस से निकाल दिया गया था और टांग क्लैन के गु मास्टर हायरअप्स ने यूज बेरहमी से छोड़ दिया था। वो और उसकी बहन टैंग मियाओ एक आवारा जिंदगी जीते द बहुत मुश्किलें झेली थी। लेकिन एक किस्मत वाले एनकाउंटर की वजह से उसने गु इमॉर्टल लेवल तक कल्टिवेट किया, जबकि उसकी बहन टैंग मियाओ एक रैंक 5 पीक स्टेज गु मास्टर बन गई। एक गु इमॉर्टल को टीम में लेने के लिए टैंग क्लैन के कई सुप्रीम एल्डर्स ने क्लैन के गु मास्टर हायरअप्स को कुर्बान कर दिया ताकि टैंग फैंग मिंग वापस आ सके। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि टांग क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स ने एक समझदारी भरा फैसला किया था। जब टांग फैंग मिंग क्लैन में लौटा, उसने न सिर्फ अपनी बहन को गु इमॉर्टल बनने में मदद की, बल्कि उसने थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म को भी एक्टिवली एक्सप्लोर किया। उसके पास ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन में एक अनोखा टैलेंट और एप्टीट्यूड था। उसने ड्रीम पाथ गु वॉर्म्स बनाना शुरू कर दिए, जिससे पूरे टैंग क्लैन के उठान में बहुत बड़ा योगदान दिया। 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान ड्रीम रेल्म्स हर जगह दिखने लगे। ड्रीम पाथ फला फूला और टांग क्लैन ने इस मौके का फायदा उठाकर वेस्टर्न डेजर्ट की सबसे मजबूत सुपर फोर्स बन गया। ये बहुत शक्तिशाली था, यहां तक कि पूरे 5 रीजन्स में ये एक पीक लेवल की सुपर फोर्स थी। जैसे जैसे टांग क्लैन की प्रेस्टीज वेस्टर्न डेजर्ट में फैली, बहुत से लोग वेस्टर्न डेजर्ट के गु इमॉर्टल वर्ल्ड को कहने लगे टांग क्लैन का युग। और टांग क्लैन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला और कैरिज्मेटिक लेजेंड वो गु इमॉर्टल था जो ड्रीम पाथ की कल्टीवेशन करने लगा था, टैंग फैंग मिंग। करंटली मा होंगियो मेरे हाथों मर चुका है, लेकिन आने वाले कोलैबोरेशन से टैंग फैंग मिंग और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। दोनों के बीच का कंपैरिजन सच में काफी अमेजिंग है, लेकिन किस्मत के असली रास्ते के हिसाब से मा होंगियो का मरना तय था। ये सोचते हाई फैंग युआन की एज में एक अंधेरा सा चमक गया। स्टोन लोटस आइलैंड पर फैंग युआन को सिर्फ ट्रू इनहेरिटेंसेस और स्पेक्ट्रल सोल का रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस हाई नहीं मिला था, बल्कि कुछ कीमती इन्फॉर्मेशन भी मिली थी जो स्पेक्ट्रल सोल की विल ने रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस की मदद से निकली थी। फैंग युआन की पहली लाइफ में शैडो सेक्ट आसमान को चुनौती देने में सफल हो गया था, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल जिंदा हो गया था और हेवनली कोर्ट में घुसने में भी सफल हो गया था। बाद में महान युग आया और 5 रीजन्स की केओटिक वॉर शुरू हो गई। शैडो सेक्ट का प्रभाव 5 रीजन्स और डू हेवंस में फैल गया था, अंधेरे में सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा था। शैडो सेक्ट ने मा होंगियो को बचाने के लिए कई बार दखल दिया था, जिसके बाद आखिर में वो नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल वर्ल्ड का एक सिंबॉलिक कैरेक्टर बन गया ताकि हेवनली कोर्ट का विरोध कर सके। और टांग क्लैन भी शैडो सेक्ट के लिए एक टारगेट था जिसे वो चुपके से सपोर्ट कर रहे थे। ये सही है, फैंग युआन की पहली लाइफ में भी टैंग क्लैन ने शैडो सेक्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। टैंग क्लैन का युग
बनाने का कारण यह था कि शैडो सेक्ट यूज पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा था ताकि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट से लड़ सके। फैंग युआन ने टैंग क्लैन के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला मुख्य रूप से इसी वजह से किया था। वेस्टर्न डेजर्ट में सिर्फ टांग क्लैन हाई नहीं था जिसके पास रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन बाकी दो सुपर फोर्सेस के कंपैरिजन में टैंग क्लैन के पास सिंसियर कोलैबोरेशन के लिए ज्यादा आधार था। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि फैंग युआन का चुनाव सफल था। टैंग क्लैन की रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी का इस्तेमाल करके फैंग युआन रिवर ऑफ टाइम से भाग निकला, फंग जियोगे के ग्रुप को पीछे वहीं पर छोड़ दिया जहां वो बेकार में इंतजार करते रहे। लेकिन मेरी पहली लाइफ में भले ही शैडो सेक्ट का ग्रैंड प्लान सफल हो गया था और स्पेक्ट्रल सोल जिंदा हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक वेनरेबल का स्टेटस वापस हासिल नहीं कर पाया था। इसके अलावा शैडो सेक्ट ने अपनी ताकत बनाए रखी थी, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने फिर भी अंधेरे में हेवनली कोर्ट से लड़ना चुना, जबकि वो दूसरी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था। इससे साबित होता है कि हेवनली कोर्ट की ताकत यूएस समय स्पेक्ट्रल सोल के लिए भी आमने सामने मुकाबला करना मुश्किल था। इस लाइफ में स्पेक्ट्रल सोल का ग्रैंड प्लान मेरी वजह से फेल हो गया। स्पेक्ट्रल सोल की मो बॉडी तक पकड़ी गई, शैडो सेक्ट बुरी हालत में है और सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। ये सिचुएशन मेरी पहली लाइफ से कई गुना ज्यादा खराब है। अब शायद मुझे भी स्पेक्ट्रल सोल की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, छिपे रहना होगा और टांग क्लैन जैसी कई फोर्सेस को सपोर्ट करना होगा ताकि वो हेवनली कोर्ट के लिए मुसीबत खड़ी कर सकें। लेकिन मैं फेट गू के खिलाफ क्या करूं? इस इश्यू पर फैंग युआन की भुएं अपने आप सिकुड़ गईं। उसकी पहली लाइफ में फेट गू पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाया था, क्योंकि ज़ॉम्बी अलायंस अभी भी अस्तित्व में थी और स्पेक्ट्रल सोल, जिसे बहुत पहले मरना तय था, जिंदा हो गया था। ना सिर्फ वो जिंदा हुआ, बल्कि वो हेवनली कोर्ट से छिपा रहा, अंधेरे में अनेकों साजिशें रचता रहा, हेवनली कोर्ट को फेट गू रिस्टोर करने से रोकता रहा। लेकिन अब सब कुछ अलग था। फैंग युआन के सामने जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। स्पेक्ट्रल सोल की मो बॉडी पकड़ी जा चुकी थी और ज़ॉम्बी अलायंस खत्म हो चुकी थी। बहुत से किस्मत को चुनौती देने वाले अस्तित्व पहले ही खत्म हो चुके थे, जिससे फेट गू का रेस्टोरेशन बहुत आसान हो गया था। फेट इमॉर्टल गू एक तलवार की तरह फैंग युआन के सर पर लटक रही थी। स्पेक्ट्रल सोल की विल ने फैंग युआन को फेट इमॉर्टल गू से सावधान रहने की गहरी याद दिलाई थी। अगर ये सच में पूरी तरह से रिस्टोर हो गई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। फैंग युआन ने इस चेतावनी को अपने मन में पक्का कर लिया, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था या कोई तरीका नहीं निकाल सकता था कि फेट इमॉर्टल गू को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। क्या वो हार नहीं मान सकता था अगर जीत नहीं सकता? जहां तक शैडो सेक्ट का सवाल था, उनके पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। और फैंग युआन के लिए तो ये और भी ज्यादा था। मेरी पहली लाइफ में मैं लगातार भागता रहा, भटकता रहा, मुश्किलें झेलता रहा, साजिशों का शिकार हुआ। हेवंस विल ने मुझे परेशान किया और दबाया। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। हेवंस विल ने मुझे अपना टूल चुना, लेकिन जब मैंने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को डिस्ट्रॉय नहीं किया और उस खुद पर इस्तेमाल कर लिया, तब मैं आसमान से टक्कर लेने के रास्ते पर चल पड़ा। अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा। ये अनंत आसमान और हेवन की विशाल विल, उनके कंपैरिजन में वो कितना छोटा था। आसमान से टक्कर लेना? इंटरेस्टिंग। फैंग युआन शांति से मुस्कुराया। चैप्टर 1438। हेवनली कोर्ट ने पांचों रीजन्स में हड़कंप मचा दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट। सफेद जड़े से बने हुए हॉल बादल में शान से खड़े थे, जबकि चांदी जैसा आसमान शानदार तरीके से चमक रहा था। इन हॉल्स के बीच में एक काला हॉल था जो काफी अलग दिख रहा था। दरवाजे के ऊपर लगे प्लाक पर 3 बड़े शब्द खुदे हुए, द सोल सप्रेशन हॉल। इस हॉल से निकलने वाला ऑरा इसकी अनोखी पहचान बता रहा था। बिना किसी शक के ये एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था। इस हॉल के सेंटर में 5 विशाल स्तंभ थे। लाल स्तंभों के चारों तरफ बैंगनी सुनहरे रंग की जंजीरें जुड़ी हुई थी, जिससे एक बड़ा जाल बन रहा था। और इस बड़े जाल के बीच में एक बची हुई सोल, आत्मा, कैद थी। यह स्पेक्ट्रल सोल की यह बॉडी थी। फेरी जी वे पांचों स्तंभों के किनारे पर बिना किसी भाव के खड़ी थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, तुम जिंदा रहते हुए एक रैंक 9 गू वेनरेबल द, तुमने अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया और आसमान के खिलाफ काम किया। तुम्हारा यह अंजाम पूरी तरह से तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? उसकी आवाज कांच की तरह साफ थी और पूरे हॉल में गूंज रही थी। इसके आगे बची हुई सोल बिल्कुल चुप रही, एक करा तक नहीं निकली। फेरी जी वे ने जारी रखा, अतीत में तुमने पूरी दुनिया में अत्याचार किया, अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपनी उपलब्धियों के लिए अनेकों प्राणियों को मार डाला।
ए फ्लैट, तुम एक कैदी बन गए हो। क्या तुम अब भी पश्चाताप नहीं करोगे और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सभी जीवों के भले के लिए प्रयास नहीं करोगे? बची हुई सोल अब भी शांत थी। फेरी जी वे ने एक गहरी सांस ली और सोल सप्रेशन हॉल को एक्टिवेट कर दिया। तुरंत गू वॉर्म्स के विशाल ऑरस उबलती हुई लहरों की तरह बढ़ने लगे और लावे की तरह पांचों विशाल स्तंभ रोशनी और गर्मी छोड़ने लगे। अनेक बैंगनी सुनहरी जंजीरों से बना हुआ विशाल जाल उसके बाद एक चमकदार और मोहक रोशनी से जगमगा उठा। स्पेक्ट्रल सोल की बॉडी कांपने लगी और जैसे जैसे समय बीता उसकी कंपन और तेज होती गई। जब कंपन एक खास हद तक पहुंच गई तो इन्फॉर्मेशन के टुकड़े निकलने लगे जो अनेकों बैंगनी सुनहरी जंजीरों से होते हुए सोल सप्रेशन हॉल में जाने लगे। विशाल स्तंभों की सतह पर तस्वीरें उभरने लगी जो स्पेक्ट्रल सोल के यूएस समय के जीवन के कुछ दृश्य दिखा रही थी। उसके कल्टीवेशन के दृश्य थे, लड़ाइयों में उसकी वीरता, दूसरों के साथ बातचीत और भी बहुत कुछ। यह पूरा सोल सर्च 15 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे रुक गया। फेरी जी वे हालांकि खुश नहीं थी। निकली गई इंफॉर्मेशन सिर्फ ऊपरी थी और उसमें लगभग कोई भी सच में कीमती इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसकी नज़र कठोर हो गई और उसने ताना मारा, ओ स्पेक्ट्रल सोल, प्राचीन काल से हमेशा जीतने वाला ही सब कुछ ले जाता है, ये सब करने का क्या फायदा? तुम्हारी अब कोई उम्मीद नहीं बची। क्या तुम अब भी उम्मीद कर रहे हो कि कोई हेवनली कोर्ट पर हमला करेगा और तुम्हें बचाएगा? ही, इस विरोध से तुम क्या हासिल कर लोगे? तुम्हारा अंजाम तय है और उस बदला नहीं जा सकता। स्पेक्ट्रल सोल अब भी शांत था, जैसे पत्थर या लोहे का टुकड़ा हो। फेरी जी वे ने नाक सिकोड़ी, मुड़कर चली गई। बूम! सोल सप्रेशन हॉल का बड़ा दरवाजा उसके पीछे जोर से बैंड हो गया। खाली हेवनली कोर्ट और शांत हॉल्स को देखते हुए फेरी जी वे की भुएं हल्की सी सिकुड़ गईं। इन दिनों उसके अंदर की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। और फंग ज्यूगे की तरफ से उन्हें अभी भी फैंग युआन के ग्रुप का कोई सुराग नहीं मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इन्फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट ने वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में इकट्ठा की थी, यूएस में रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से किसी के बाहर आने की कोई खबर नहीं थी। सब कुछ शांत था, लेकिन फेरी जी वे को इस शांति से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अफसोस, स्पेक्ट्रल सोल इस हालत में गिरने के बाद भी विरोध कर रहा है। उससे निकली गई इंफॉर्मेशन फैंग युआन के सुराग का पता लगाने में कोई मदद नहीं कर रही। आखिरकार वो एक रैंक 9 वेनरेबल था, सोल पाथ का एक पीक लेजेंडरी एक्सपर्ट। भले ही ये उसकी सोल का सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन ये असल में सोल सप्रेशन हॉल के सर्च का विरोध कर पा रहा है। सच में कमाल है। अगर ये मेरी बची हुई सोल होती तो इमॉर्टल गू हाउस की बात तो छोड़ो, ये एक रैंक 6 इमॉर्टल गू का भी सामना नहीं कर पाती। छोड़ो इससे, भले हाई स्पेक्ट्रल सोल को ऑपरेट ना करे, सोल सप्रेशन हॉल फिर भी सोल सर्च जारी रख सकता है, बस प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है। लेकिन कुछ टाइम डू, एक दिन आएगा जब स्पेक्ट्रल सोल से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाएगी। अभी के लिए तो। फेरी जी वे ने आसमान की तरफ देखा, उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए और उसने एक बहुत खूबसूरत मुस्कान दी। वक्त आ गया है कि दुनिया को हेवनली कोर्ट की ताकत का एहसास हो। हेवनली कोर्ट, जो ड्रीम रेल्म की लड़ाई के बाद कई महीनों से शांत था, अचानक उसने एक हैरान कर देने वाली खौफनाक खबर जारी की। पूर्व स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, जो सिर्फ एक बची हुई सोल के साथ रह गया था, हेवनली कोर्ट द्वारा पकड़ लिया गया था। उसकी आसमान को चुनौती देने वाली साजिश हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने बर्बाद कर दी थी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड में हंगामा मच गया। अनेकों गू इमॉर्टल्स हिल गए। रैंक 9 वेनरेबल्स अजय अस्तित्व द जिन्होंने एक युग पर राज किया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हेवनली कोर्ट एक रैंक 9 वेनरेबल को पकड़ सकता है। और तो और, वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल था, जो सभी वेनरेबल्स में सबसे ज्यादा खूनी प्रकृति का था। भले ही ये सिर्फ एक बची हुई सोल थी, लेकिन ये दुनिया को हिलाने के लिए काफी थी। स्वाभाविक रूप से ऐसी आवाजें भी उठी जिन्होंने इस खबर की सच्चाई पर सवाल उठाए, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गईं। हेवनली कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी कर रखी थी, हर तरह के सबूत पेश किए, जो ज़ॉम्बी अलायंस, शैडो सेक्ट से लेकर बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन, सुपर ड्रीम रेल्म की लड़ाई और भी बहुत कुछ तक फैली हुई थी। पक्के सबूतों ने लोगों को पूरी तरह से माना लिया। एक पाल में पूरी दुनिया का ध्यान हेवनली कोर्ट पर आ गया। हेवनली कोर्ट की अतीत की शान को अनेकों गू इमॉर्टल्स ने खोद कर निकला। यह गू इमॉर्टल वर्ल्ड में नंबर 1 फोर्स थी, शुरुआत से ही सबसे मजबूत फोर्स। इसकी स्थापना प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने की थी और बाद में कई इमॉर्टल वेनरेबल्स ने इसे आगे बढ़ाया, जो अनेकों पीढ़ियों तक शान से खड़ा रहा। यहां तक कि जब 3 डेमन वेनरेबल्स ने इस पर हमला किया,
उन्हें भी बिना सफलता के लौटना पड़ा। ये रहस्यमय था, ये शक्तिशाली था, ये सबसे ऊपर था, ये अकल्पनीय था। ये था हेवनली कॉर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, लॉन्जेविटी हेवन। साउथ डिजिलेशन इमॉर्टल एक बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके बूढ़े चेहरे पर उसकी आखिरी बची हुई जिंदगी की थोड़ी सी झलक दिख रही थी। हाय, किसने सोचा था कि महान स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की इज्जत मौत के बाद मिट्टी में मिल जाएगी और आखिर में वो हेवनली कोर्ट के हाथों में आ जाएगा। साउथ डिजिलेशन इमॉर्टल ने एक गहरी सांस ली। याओ हुवांग, जो बीमार बिस्तर के पास खड़ा था, ने सांत्वना दी। लॉर्ड साउथ डिजिलेशन, आपको आराम करने और ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। साउथ डिजिलेशन इमॉर्टल मुस्कुराया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं, उन्हें याद रखना। मेरी मौत के बाद तुम साउथ डिजिलेशन की पोजीशन लोगे। जी लॉर्ड। साउथ डिजिलेशन इमॉर्टल ने कुछ चिंता दिखाई। वक्त बदल रहा है, पांचों रीजन्स एक अनोखी स्थिति में जा रहे हैं। मैंने पहले ही समय की बढ़ती लहरों को महसूस कर लिया है, और ये कोई मामूली लहर नहीं है, ये एक ऐसी सुनामी है जो वेनरेबल्स के युग से भी कहीं आगे है। अगर हमने एक गलत कदम उठाया तो हमारा लॉन्जेविटी हेवन भी इस सुनामी में डूब जाएगा। हेवनली कोर्ट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सावधान रहना। लॉर्ड, इस जूनियर ने आपके शब्दों को अपने मन में पक्का कर लिया है। सदर्न बॉर्डर, कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन। ये एक बहुत ही अजीब पर्वत छोटी थी। प्राचीन काल में एक रैंक 8 सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बैन गया था और इस छोटी पर सुपर फोर्सेस के संयुक्त हमलों से लड़ा और आखिर में यहीं मर गया। समय के साथ इस रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बी के KSHAT विकसित शरीर पर नदी से मिलने वाले प्राकृतिक तत्वों के पोषण के कारण, साथ ही नदी में उगने वाले पौधों के जड़े जमाने से ये जगह एक लाशों का पहाड़ बन गई। कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन कई 100 मीटर ऊंचा था। ये लाल ड्रैगन नदी और पीली ड्रैगन नदी के संगम पर बने भंवर के पास था, जहां प्राकृतिक तत्व बहुत घने थे और इसलिए इसकी संसाधन उत्पादकता बहुत ज्यादा थी और ये खुद भी एक रणनीतिक महत्व वाली जगह थी। अभी वू योंग कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन की चोटी पर खड़ा था, लाल ड्रैगन नदी और पीली ड्रैगन नदी के संगम पर बने विशाल भंवर को देख रहा था। उसके पीछे एक वू क्लैन का गू इमॉर्टल वू जेन था। वू जेन ने वू योंग की पीठ को देखा, उसके दिल में जो प्रशंसा थी उस बिल्कुल भी नहीं छुपाया। यह कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन पहले वू क्लैन का था, लेकिन कुछ समय पहले याओ क्लैन ने इस पर कब्जा कर लिया था। ड्रीम रेल्म की लड़ाई के बाद वू योंग ने क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को बाहर निकला और अपनी शक्तिशाली ताकत दिखाई, जिससे सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के एक्सपर्ट्स डर गए। इसके अलावा जब उसने सफलता से बातचीत करके हेवनली कोर्ट से खोए हुए इमॉर्टल गू वापस ले लिए, तो उसने उन्हें उनके रिस्पेक्टिव राइचस पाथ क्लान्स को लौटा दिया था। इसके परिणामस्वरूप वू योंग की प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई थी और भले हाई वू क्लैन को भारी नुकसान हुआ था, इसने उनकी गिरती हुई स्थिति को पलट दिया और साउदर्न बॉर्डर में नंबर 1 के सिंहासन को स्थिर कर दिया। एक हाथ में लाठी और दूसरे में गाजर, वू योंग ने हर तरह से फायदा उठाया। उसने सफलता से खोए हुए इलाके वापस ले लिए, जिससे कई राइचस फोर्सेस बिना ज्यादा लड़ा पीछे हट गईं। ए फ्लैट वू क्लैन में कई लोग वू योंग की तुलना वू डूजू से कर रहे थे। वू क्लैन का मराल आसमान छू रहा था और उन्हें विश्वास था कि वू योंग निश्चित रूप से वू क्लैन की शान को बनाए रखेगा। वू जेन, यह कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन एक स्ट्रैटेजिक जगह है। सभी क्लैंसमैन में से मैं सिर्फ तुम्हें यह जगह सौंपकर चैन से रह सकता हूं। वू योंग ने बिना पीछे मुड़े कहा। जी, मेन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को निराश नहीं करूंगा। वू जेन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। लॉर्ड। वो रुका और फिर बोला, कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन हमारा आखिरी खोया हुआ इलाका है, क्या हम अब पलटवार करें? वू योंग की भौहें सिकुड़ गईं। वो हमेशा से पलटवार करने की साजिश रच रहा था, लेकिन हेवनली कोर्ट के स्पेक्ट्रल सोल को पकड़ने की खबर के बाद वू योंग ने इस प्लान को छोड़ने का फैसला किया। इस बार वू क्लैन ने बहुत से गू इमॉर्टल्स खोए हैं, जबकि हमने पहले ही सारे खोए हुए इलाके वापस ले लिए हैं। हमारी मैनपावर, जो पहले से ही हमारे विशाल इलाकों को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल से काफी थी, अब और भी बड़ी समस्या का सामना कर रही है। ये आराम करने और अगली पीढ़ी के क्लैंसमैन को गू इमॉर्टल्स बनाने के लिए कल्टिवेट करने का समय है। जी, मेन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के फैसले का पालन करूंगा, वू जेन ने सम्मान से कहा। मौजूदा वू योंग की प्रेस्टीज बहुत ऊंची थी, उसके फैसले का सभी वू क्लैन गू इमॉर्टल्स ने समर्थन किया। लेकिन हम अपने वू क्लैन पर हमला करने के मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। भले ही हम अपने इलाके नहीं बढ़ाएंगे, हम कंपनसेशन के तौर पर रिसोर्सेज जरूर लेंगे। वू योंग ने जारी रखा,
उसकी आवाज में लड़ाई का एक अंश था। वू जन का जोश तुरंत बढ़ गया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर समझदार हैं। वेस्टर्न डेजर्ट, टैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स। हेवनली कोर्ट की ताकत सच में डरावनी है। टैंग क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर चिंतित था। टैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने यूज बेपरवाही से देखा। वो अच्छी तरह जानता था कि दूसरा क्यों आया था। पहले जब उन्होंने फैंग युआन के ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन पर चर्चा की थी तो सेकंड सुप्रीम एल्डर इसके खिलाफ था। फ्लैट जब हेवनली कोर्ट के स्पेक्ट्रल सोल को पकड़ने की खबर फैल गई थी, टैंग क्लैन के गू इमोर्टल्स को भारी दबाव महसूस हो रहा था। क्या हेवनली कोर्ट हमसे शैडो सेक्ट के साथ कोऑपरेट करने के लिए हिसाब मांगेगा? सेकंड सुप्रीम एल्डर ने आहें भरी। तो क्या अगर वो मांगते हैं? तो क्या अगर वो नहीं मांगते? फर्स्ट सुप्रीम एल्डर मुस्कुराया। सेकंड सुप्रीम एल्डर की भौहें सिकुड़ गईं और उसने इधर उधर टहलते हुए कहा, अगर वो हम पर इल्जाम नहीं लगाते तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी की बात है और हम शैडो सेक्ट के साथ कोऑपरेट करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो हमसे हिसाब मांगते हैं तो हमारा टांग क्लैन आखिरकार वेस्टर्न डेजर्ट की एक सुपर फोर्स है। हम दूसरे क्लान्स के साथ मिलकर हेवनली कोर्ट का विरोध कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, हमें इस राज को सख्ती से रखना होगा और कोई सबूत बाहर नहीं जाने देना होगा। वर्ण, अगर उनके पास जस्टिफिकेशन हुआ तो हेवनली कोर्ट हमसे पूछताछ कर सकता है जबकि हमारा क्लैन मदद भी नहीं मांग पाएगा। और अगर वो भी काम नहीं आया तो हम क्लैन के लिए सिर्फ टांग फैंग मिंग और टांग लनके को कुर्बान कर सकते हैं। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर हंसा। हाँ, देखो, तुम पहले से ही जानते हो कि सिचुएशन से कैसे निपटना है, तो तुम घबरा क्यों रहे हो? फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने अपनी हंसी रोकी और गंभीर लहजे में कहा, अगर टैंग क्लैन को आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे रिस्क लेने ही होंगे। अमीरी और किस्मत खतरों में ही मिलती है। अगर हम थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के ड्रीम रेल्म को नहीं पकड़ पाए तो क्या हम इस बड़े मौके के लायक होंगे? जहां तक टैंग फैंग मिंग और टांग लनके की बात है, वो पहले से ही जानते हैं। क्लैन के लिए कुर्बान होना सबसे बड़ा सम्मान है। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने आहें भरी। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर समझदार हैं। चैप्टर 1439, चाओ लियान यू की असेंशन। हा, एल्डर फैंग युआन, आप वापस आ गए। लैंग या लैंड स्पिरिट दिल खोलकर हंसा, अपनी बाहें फैलाए फैंग युआन की तरफ बढ़ते हुए। फैंग युआन भी हंसा। मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने घर लौट आया हूं। मेरा दिल सच में बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। उनका रवैया बहुत गर्मजोशी वाला था। एल्डर फैंग युआन, आपका नाम अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है, बड़ाई हो। लैंग या लैंड स्पिरिट की नज़र फैंग युआन की तरफ पहले से बिल्कुल अलग थी। फैंग युआन के पास अब रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। ये उसकी अपनी बैटल स्ट्रेंथ थी और ये लंग या लैंड स्पिरिट के लिए काफ़ी थी कि वो यूएस पर पूरा ध्यान दे। इसके अलावा फैंग युआन हेवनली कोर्ट के पीछे से बचकर निकल गया था और सुरक्षित रूप से लंग या सेक्ट में लौट आया था। ये जीत अगर बाहर फैल जाती तो दुनिया को हिलाकर रख देती। लैंग या लैंड स्पिरिट के नजरिए से वो स्वाभाविक रूप से ये देखना चाहता था कि फैंग युआन की सबसे बड़ी ह्यूमन फोर्स हेवनली कोर्ट के साथ कभी ना सुलझने वाली नफरत हो। फैंग युआन का जितना शिकार किया जाएगा वो उतना ही खुश होगा, क्योंकि वो एक हेरी मन था और उसकी जिद थी कि हेरी मेन को दुनिया का शासक बनाया जाए। स्वाभाविक रूप से लंग या सेक्ट की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। अगर यूज यकीन ना होता कि फैंग युआन क्लीन है और उसने हेवनली कोर्ट के लिए पीछा करने का कोई सुराग नहीं छोड़ा है तो लैंग या लैंड स्पिरिट इतना स्वागत ना करता। एल्डर फैंग युआन, अब आपके क्या प्लान्स हैं? लैंग या लैंड स्पिरिट ने चलते हुए पूछा। फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए साफ साफ कहा, सिचुएशन अभी काफी खतरनाक है। मैं कुछ समय आराम करने और रिऑर्गेनाइज करने का सोच रहा हूं। मैंने पहले हाई स्पेक्ट्रल सोल का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर लिया है और शैडो सेक्ट का नया लीडर बन गया हूं। बस अगर मेरे पास काफी टाइम हो तो मैं अपनी कल्टीवेशन और ताकत लगातार बढ़ा सकता हूं। हेवनली कोर्ट अब मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। फ्लैट जब मैं सोचता हूं तो वो सच में बहुत खतरनाक था। मैं किस्मत वाला था कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। लैंग या लैंड स्पिरिट थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो सिर्फ जोर से हंस सका। उसने स्वाभाविक रूप से फैंग युआन को पूरा सपोर्ट नहीं किया था और सिर्फ फैंग युआन को अपने बनाए हुए सेक्ट रूल्स के हिसाब से गू रिफाइन करने में मदद की थी। अगर उसने किया होता तो वो पहले हाई हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को फैंग युआन की मदद के लिए भेजे चुका होता। दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई हेरी मैन गू मास्टर्स को देखा जो उन्हें सम्मान से झुककर प्रणाम कर रहे थे। लैंग या सेक्ट का विकास भी तेजी से हो रहा था। जब से लंग या लैंड स्पिरिट ने विकास की स्ट्रेटजी बदली थी
3 कॉन्टिनेंट्स के हेरी मैन वर को प्रमोट किया था। कई बेहतरीन हेरी मैन गू मास्टर्स उभार कर आए थे। इन हेरी मैन एलीट्स को चुना गया और उन्हें क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट में रहने के लिए लाया गया ताकि उन्हें आगे की कल्टीवेशन में गाइड किया जा सके। लैंगया सेक्ट के सुप्रीम एल्डर्स की दीवारों पर तस्वीरें क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट के हर क्लाउड सिटी में थी, और फैंग युआन का क्लाउड सिटी बहुत ऊंचा था और उसकी एक विशाल मूर्ति भी थी। इस वजह से ये गू मास्टर्स सभी गू इमॉर्टल एल्डर्स से परिचित थे। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद फैंग युआन ने लंगया लैंड स्पिरिट को अलविदा कहा। दोनों ने खुशी खुशी बातचीत की थी। लंगया लैंड स्पिरिट स्वाभाविक रूप से स्पेक्ट्रल सोल के ट्रू इनहेरिटेंस में बहुत इंटरेस्टेड था, जबकि फैंग युआन लैंगया सेक्ट की पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए इमॉर्टल गू रिफाइन करवाना चाहता था। फैंग युआन के पास रिफाइनमेंट पाथ में कुछ काबिलियत थी, लेकिन लंगया सेक्ट के सामने वो कहीं नहीं टिकता था। दोनों साइड्स ने कई एग्रीमेंट्स किए। लंगया लैंड स्पिरिट संतुष्ट होकर चला गया। फैंग युआन एक गू रिफाइनमेंट हॉल में गया और सिक्स्थ हेयर को देखा। तो ये सेकंड सुप्रीम एल्डर हैं, मुझे माफ करना, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। सिक्स्थ हेयर मुस्कुराया। वो सूखा और थका हुआ दिख रहा था और एक बहुत बुरी हालत में था। जब उसने फैंग युआन को देखा तो उसकी इनमें अजीब से भाव दिखे। खुशी थी, जज्बातों की लहर थी, अकेलापन था और आहें थी। जिंदगी की घटनाएं अजीब होती हैं। पहले सिक्स्थ हेयर फैंग युआन की मौत की दुआ कर रहा था। ए फ्लैट फैंग युआन शैडो सेक्ट का लीडर बन गया था और स्पेक्ट्रल सोल की में बॉडी को बचाने की इकलौती उम्मीद भी था। क्योंकि फैंग युआन ने यिंग वूजी की जान बचाई थी और उसकी हेवनली कोर्ट के साथ कभी ना सुलझने वाली दुश्मनी थी, सिक्स्थ हेयर ने भी फैंग युआन की पोजीशन को स्वीकार कर लिया। सिक्स्थ हेयर लॉर्ड सेक्ट लीडर को प्रणाम करता है, कृपया मुझे पूरा सम्मान ना दे पाने के लिए माफ करें। सिक्स्थ हेयर ने अपनी आवाज भेजी। ये लंगया ब्लेस्ड लैंड था। लंगया लैंड स्पिरिट सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ये सिर्फ ऊपरी रस्में हैं, मैं इन चीजों का बुरा कैसे मान सकता हूं? फैंग युआन ने अपनी आवाज भेजी। मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया करना है कि तुमने मेरी मदद के लिए इमॉर्टल गू रिफाइन करने में मेहनत की। हेवनली कोर्ट मेरा जानी दुश्मन है। एक दिन आएगा जब मैं इन हेवनली कोर्ट पर हमला करूंगा और अपनी पूरी ताकत से स्पेक्ट्रल सोल की मैं बॉडी को बचाऊंगा। सिक्स्थ हेयर ने सर हिलाया। उसकी इल्म में एक चमक आई जब वो रास्ता दिखाने के लिए मुड़ा। कृपया इस तरफ। असल में वो जानता था कि फैंग युआन के शब्दों का कोई भरोसा नहीं था। अगर फैंग युआन अपना वादा तोड़ना चाहता तो यूज कोई सजा नहीं मिलती, ना ही कोई कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन एक इंसान को जीने के लिए उम्मीद चाहिए होती है, भले ही ये उम्मीद बहुत छोटी हो। इसके अलावा सिक्स्थ हेयर जानता था कि अगर फैंग युआन को टीम में नहीं लिया गया होता तो सिर्फ बचे हुए शैडो सेक्ट गू इमॉर्टल्स के दम पर वो हेवनली कोर्ट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाते और जल्दी ही मिटा दिए जाते। हेवनली कोर्ट को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। शायद फैंग युआन हाई पहले शैडो सेक्ट की बची हुई फोर्सेस पर हमला करके फायदा उठाता। पर्पल माउंटेन ट्रू मॉनार्क ने पहले ही आने वाली सिचुएशन का अनुमान लगा लिया था और इसलिए बची हुई शैडो सेक्ट फोर्सेस को बचाने और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उसने पूरा शैडो सेक्ट फैंग युआन को SAUNP दिया। फैंग युआन पर्पल माउंटेन ट्रू मॉनार्क का इरादा जानता था, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया और ऐसा करने में काफी खुश था। फैंग युआन सिक्स्थ हेयर के पीछे पीछे कुछ दूर चला और एक रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन के सामने पहुंचा। वहां आग भड़क रही थी, लेकिन उनसे बहुत ठंडी हवा निकल रही थी। इस अत्यधिक ठंड ने जल्द हाई फैंग युआन की भौहों और उसके बालों की नोक पर एक बर्फ की परत जमा दी। लॉर्ड सेक्ट लीडर क्लेंस सोल इमॉर्टल गू का रिफाइनमेंट अपने आखिरी और जरूरी स्टेज पर पहुंच गया है, लेकिन मैं इस स्टेप में कई बार फेल हो चुका हूं। मेरी किस्मत आपसे कम है सेक्ट लीडर, आप इन आखिरी कुछ स्टेप्स को पूरा करने के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। सिक्स्थ हेयर ने अपनी आवाज भेजी। उसके बाद उसने गू रिफाइनमेंट के स्टेप्स को डिटेल में समझाना शुरू किया, साथ ही उसके कई जरूरी पॉइंट्स, अपने अनुभव और इनसाइट्स भी बताए। फैंग युआन ने ध्यान से सुना, एक भी शब्द मिस नहीं किया। क्लेंस सोल इमॉर्टल गू उसके अगले कल्टिवेशन प्लान के लिए सबसे जरूरी चाबी थी। लगभग उसी समय डो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्पिरिट एफिनिटी हाउस में एक पीक रैंक 5 फीमेल गू मास्टर अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ का सामना कर रही थी। इस पल उसने लड़ाई का कवच पहना हुआ था। उसकी त्वचा साफ और गोरी थी और उसकी ऊँगली सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी कमान जैसी भुएं अभी थोड़ी सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वो ध्यान लगा रही थी। तुम शुरू कर सकती हो, स्पिरिट एफिनिटी हाउस के विजडम पाथ गू इमॉर्टल जू हाउ ने कहा। उसके पास एक फीमेल इमॉर्टल थी। वो जू हाउ की पत्नी ली जून यंग थी।
चाओ लियान यू ने सर हिलाया और एक गहरी सांस ली जब उसने अपनी इमॉर्टल असेंशन शुरू की। उसके रैंक 5 पीक स्टेज एपर्चर में प्राइमेवल एसेंस तेजी से लहरों की तरह उठा और आसपास की अपर्चर की दीवारों से टकराया। जल्द ही अपर्चर की दीवारों पर दरारें आने लगी। दरारों के बढ़ने के साथ एक अदृश्य स्वर्गीय शक्ति ने धीरे धीरे चाओ लियान यू के शरीर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जब वो जमीन से 10 फीट ऊपर उठ गई तो चाओ लियान यून रुक गई। इस समय चाओ लियान यू की एड बैंड थी। उसका पूरा ध्यान अपने अपर्चर में प्राइमेवल एसेंस को कंट्रोल करने पर था ताकि वो जोर से अपर्चर की दीवारों से टकराए। यूज पता नहीं था कि जैसे जैसे उसके अपर्चर की दीवारों पर दरारें बढ़ रही थी, उससे निकलने वाला ऑरा और घना होता जा रहा था और उसने पहले हाइडू विशाल की लहरों को आकर्षित कर लिया था। हेवन ची हो पड़ी, आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। विशाल अर्थ की ने जमीन को हिला दिया और धूल उड़ने लगी। हेवन की और अर्थ की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई जब चाओ लियान यून का अपर्चर पूरी तरह से टूट गया। तुरंत एक अत्यधिक घनी ह्यूमन की उसके शरीर से बाहर निकली। हेवन ची, अर्थ की और ह्यूमन की एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और जल्द ही एक साथ इकट्ठे हो गए, जिससे एक विशाल की का गोला बन गया जिसने चाओ लियान यू को धक लिया। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, ली जून यिंग बड़बड़ाई। चाओ लियान यू को गू इमॉर्टल बनने में मदद करना सिर्फ स्पिरिट एफिनिटी हाउस का काम नहीं था, इससे कहीं ज्यादा ये उसके और उसके पति जू हाओ के सेक्ट में फायदे से जुदा हुआ था। जू हाओ और ली जून यिंग एंटी फंग फैक्शन से द जो फंग जियोगे के फैक्शन के साथ नहीं बन पाते थे, और चाओ लियान यून एंटी फंग फैक्शन की सबसे जरूरी इंसान थी। जू हाओ गंभीर और सतर्क था। चाओ लियान यू की असेंशन दूसरों से अलग थी, क्योंकि उसके पास डिवाइन कंसीलमेंट था। यूज डिड्यूस नहीं किया जा सकता था और यूएस पर मुसीबतें और आपदाएं नहीं आ सकती थी। ऐसी इमॉर्टल असेंशन इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। यहां तक कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने भी डिवाइन कंसीलमेंट का पहला वर्जन गू इमॉर्टल बनने के बाद ही बनाया था। इसलिए जू हाओ बहुत सतर्क था, चाओ लियान यू की हालत पर पूरा ध्यान दे रहा था। अगर कुछ भी गलत होता तो वो तुरंत मदद करता। लेकिन इस पल, भले हाई जू हाओ मदद करने की तेज इच्छा रखता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। तीन की आई इकट्ठे हो गए। चाओ लियान यू को इसके फ्यूजन प्रोसेस को खुद हाई कंट्रोल करना था, बाहरी लोग दखल नहीं दे सकते थे। इमॉर्टल असेंशन से पहले चाओ लियान यू ने बहुत सारी तैयारियां और प्रैक्टिस की थी। गू इमॉर्टल्स द्वारा ट्रेन और गाइड किए जाने के बाद वो इमॉर्टल असेंशन की पूरी प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। तीन की से बना की का गोला धीरे धीरे छोटा होता गया। ये एक ऐसा बदलाव था। इससे पता चलता था कि चाओ लियान यू सफलता से तीन की को कंडेंस कर रही थी। थोड़ी देर बाद तीनों एक एक्सट्रीम डिग्री तक सिकुड़ गए। चाओ लियान यू ने अपनी ईंट खोली और एक चीख मारी जब उसने अपने विटल गू को तीन की के सेंटर में भेजा। रंबो, एक भारी आवाज गूंजी, जैसे बिजली के कड़कने की आवाज हो। एक पाल के लिए चाओ लियान यू पूरी तरह से सुन्न हो गई, उसकी नजर खाली हो गई। लेकिन वो अगले ही पाल होश में आ गई और तेजी से अपने अपर्चर को देखा। वहां अब कोई अपर्चर नहीं था, उसकी जगह एक इमॉर्टल एपर्चर था। रैंक 6 इमॉर्टल एपर्चर में सफल हो गई। चाओ लियान यू अत्यधिक खुशी से रो पड़ी। चैप्टर 1440 ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल फंग जिन हुवैंग नॉर्दर्न प्लेन्स लैंग या ब्लेस्ड लैंड गू रिफाइनमेंट हॉल। रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन धीरे धीरे चल रहा था। अजीब नीली ठंडी आग अब एक बर्फ के पहाड़ में बदल चुकी थी। फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन के किनारे खड़ा था और उसने अपने हाथ उठाए, अपनी हथेलियों को बर्फ के पहाड़ पर जोर से दबाए हुए। उसकी ईंट तेजी से चमक रही थी जब उसने अपना लगभग सारा ध्यान गू रिफाइनमेंट में लगा दिया। उसके शरीर में हर तरह के गू वर्म के ऑरस उतर चढ़ाव कर रहे थे। वहां मॉर्टल गू के ऑरस भी थे और इमॉर्टल गू के भी। वो बड़ी मात्रा में रिफाइनमेंट पाथ के तरीके और किलर मूव्स इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन के प्रयासों के नीचे नीली ठंडी आग अब भी चुपचाप बर्फ के पहाड़ के अंदर जल रही थी। गू मटेरियल्स लगातार आग से रिफाइन हो रहे थे, उनकी अशुद्धियां हटाई जा रही थी, सिर्फ सबसे शुद्ध सार ही बच रहा था। एक इमॉर्टल गू का भ्रूण एम्ब्रियो धीरे धीरे बनने लगा था। सिक्स्थ हेयर, जो पास में खड़ा था, खुशी भरे चेहरे से देख रहा था। ये प्रोग्रेस उसके पिछले रिकॉर्ड्स को पार कर चुकी थी। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं था कि फैंग युआन का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट सिक्स्थ हेयर से ज्यादा था, बल्कि किस्मत की वजह से था। और एक और भी जरूरी कारण था रिफाइनमेंट पाथ का तरीका। सोचा ना था कि हमारे सेक्ट के पास रिमोट एंटिक्विटी एरा के एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रेट एक्सपर्ट बेइलुओ का इनहेरिटेंस होगा। सिक्स्थ हेयर ने मन ही मन आहें भरी। बेइलुओ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति था,
वो एक रैंक 8 रिफाइनमेंट पाथ गु इमॉर्टल था और वो आइस रिफाइनमेंट मेथड में सबसे ज्यादा माहिर था। आज तक उसकी आइस रिफाइनमेंट की महारत एक ऐसे स्टार पर थी जहां बाद की पीढ़ियां सिर्फ ऊपर देख सकती थी। अभी फैंग युआन भी लुओ का आइस रिफाइनमेंट किलर मूव इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो आसानी से सिक्स्थ हेयर की पिछली प्रोग्रेस को पार कर सकता था और क्लेंस सोल इमॉर्टल गु को सफलता से रिफाइन करने से बस एक कदम दूर था। भले हाई सिक्स्थ हेयर एक स्प्लिट सोल था और शैडो सेक्ट का मेंबर था। उस समय शैडो सेक्ट ने सोल रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करके यूज लैंग या ब्लेस्ड लैंड में रखा था और यूज कल्टिवेशन के बारे में ज्यादा यादें नहीं दी थी, क्योंकि एक बार जब ये यादें एक सीमा से पार हो जाती तो कल्टिवेट करते समय आसानी से कुछ कमियां सामने आ सकती थी। और लंग या ब्लेस्ड लैंड में लंग या लैंड स्पिरिट लगभग सब कुछ जानता था, ब्लेस्ड लैंड के किसी भी हिस्से में होने वाले हर छोटे बदलाव को देख सकता था। फ्लैट जब फैंग युआन शैडो सेक्ट का लीडर बन गया था और उसने शैडो सेक्ट के सभी इनहेरिटेंसेस हासिल कर लिए थे, तो उसका गु कल्टिवेशन फाउंडेशन धमाकेदार तरीके से बढ़ गया था। इस बढ़ोतरी को जमीन आसमान का फर्क कहा जा सकता है, यहां तक कि फैंग युआन खुद भी इससे थोड़ा हैरान था। अगर फैंग युआन का फाउंडेशन पहले एक झील जैसा था, तो शैडो सेक्ट के इनहेरिटेंसेस मिलने के बाद अब वो एक समुंदर जैसा हो गया था। यहां तक कि लंग या सेक्ट का फाउंडेशन भी शैडो सेक्ट से नीचे था। लैंग या सेक्ट बहुत पहले स्थापित हुआ था, लेकिन इसे सिर्फ रैंक 8 गु इमॉर्टल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने बनाया था, जबकि शैडो सेक्ट का संस्थापक स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल था, जिसने पूरी दुनिया में अनेकों प्राणियों का कत्ल किया था। तो जब फैंग युआन ने क्लेंस सोल इमॉर्टल गु के गु रिफाइनमेंट के स्टेप्स को समझा, उसने अपने दिमाग में मौजूद बड़ी मात्रा में इनहेरिटेंसेस में से सबसे सूटेबल रिफाइनमेंट मेथड चुना, बेइलू और आइस रिफाइनमेंट मेथड। बढ़िया, इमॉर्टल गु का एम्ब्रियो लगभग बन चुका है, सफलता बहुत करीब है। जैसे जैसे समय बीता, सिक्स्थ हेयर और भी उत्साहित होता गया। उसकी नजर एक बार फिर फैंग युआन पर गई। ये आदमी, सिक्स्थ हेयर की ईख में एक अजीब सा भाव चमका। उसका रिफाइनमेंट पाथ में एक सॉलिड फाउंडेशन है और उसमें काफी टैलेंट भी है। सबसे जरूरी बात, आइस रिफाइनमेंट मेथड अस पर काफी सूट कर रहा है। सिक्स्थ हेयर ने खुद से सोचा। हजारों रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स थे, फायर रिफाइनमेंट, आइस रिफाइनमेंट, ग्रुप रिफाइनमेंट, टाइम रिफाइनमेंट और भी बहुत। कुछ लोग फायर रिफाइनमेंट मेथड्स के लिए सूटेबल थे, जबकि कुछ जन्म से हाई वाटर रिफाइनमेंट मेथड्स के लिए सूटेबल थे। फैंग युआन ने भी ये पाया कि आइस रिफाइनमेंट मेथड अस पर बहुत सूट कर रहा था। लगता है मुझे अपने खाली टाइम में आइस रिफाइनमेंट मेथड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनैलिटी को ब्लड रिफाइनमेंट से भी ज्यादा सूट करता है। सोचते हुए फैंग युआन ने अपने गु वॉर्म्स को मोबिलाइज किया, एक इमॉर्टल किलर मूव की तैयारी करते हुए। उसके इमॉर्टल एपर्चर में पहले से ही बहुत सारे मिरियड सेल्फ क्लोन्स थे। जब वो गु रिफाइन कर रहा था, ये क्लोन्स उसकी मदद कर रहे द किलर मूव सेटअप करने में। जब ये इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट हुआ, फैंग युआन ने तुरंत अपने पूरे शरीर में गर्माहट महसूस की, जो बाहर से आने वाली हड्डियां जमा देने वाली ठंड का सामना कर रही थी। तेज ठंड लगातार बर्फ के पहाड़ से फैल रही थी। यह आइस रिफाइनमेंट मेथड का एक नुकसान था, गु इमॉर्टल्स को ठंड का सामना करते हुए गु रिफाइन करना पड़ता था। अगर मिरियड सेल्फ को अपग्रेड ना किया गया होता, तो फैंग युआन के लिए कई चीजों से निपटना काफी मुश्किल होता। लेकिन नए मिरियड सेल्फ के साथ वो इस मुश्किल को आसानी से पार कर गया। जब फैंग युआन गु रिफाइन करना जारी रखे हुए था, डो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फंग जिन हुआंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुकी थी। सुबह हो रही थी और आसमान में अब भी थोड़ा अंधेरा था और कुछ बिखरे हुए सितारे थे। फंग जिन हुआंग ने सांस छोड़ी जब उसने दूर तक देखा, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गु इमॉर्टल माता पिता के साए में पाली बड़ी, पहले उसने दुख का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन अब उसने असफलताओं का स्वाद चखा था और जिंदगी की मुश्किलों का अनुभव किया था। खासकर हाल ही में, जब चाओ लियान यून अपनी इमॉर्टल असेंशन में सफल हो गई। इसने स्पिरिट एफिनिटी हाउस में एंटी फंग फैक्शन की रेपुटेशन को बहुत बढ़ा दिया, और फंग जियोगे के वेस्टर्न डेजर्ट में दूर होने की वजह से फेरी बाइकिंग अकेले इससे नहीं निपट पा रही थी, जिससे जू हाओ के ग्रुप को बहुत समर्थन मिल गया। इन घटनाओं से फंग जिन हुआंग ने ऐसी मुश्किलें और कड़वाहट महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसकी नजरों में सेक्ट पूरी तरह से बदल गया था। हाय! वो एक पत्थर पर बैठ गई और आहें भरने लगी। वो चाओ लियान यू के बारे में सोचने लगी। ये लड़की पीछे से आई और फंग जिन हुआंग से उसका लक्ष्य छीन लिया, स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी का पैड। फ्लैट, वो अपनी इमॉर्टल असेंशन में सफल हो गई थी और अब वो मॉर्टल से अलग थी।
चाओ लियान यो के उससे भीख मांगने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। चाओ लियान ये एक अदरवर्ल्डली डेमन है, फैंग युआन भी एक अदरवर्ल्डली डेमन है। ये हमेशा अदरवर्ल्डली डीमन से क्यों हार जाती हूँ? फंग जिन हुआंग के विचार भटक रहे थे। वो ना भूलने वाला दृश्य उसके मन की गहराइयों से उभार कर आया। ये डांगहू माउंटेन की छोटी पर था, जब उसने पहली बार फैंग युआन को देखा था। फंग जिन हुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सर हिलाया और उन दृश्यों और यादों को दबा दिया। ये सब सोचने से क्या फायदा? फंग जिन हुवैंग, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तुम्हें और कोशिश करनी होगी। एक गु इमॉर्टल बनना होगा और पापा और मम्मी की मदद करनी होगी। फंग जिन हुआंग ने अपने विचारों को समेटा और अपने सबसे हाल के ड्रीम रेल्म अनुभव का सारांश निकलना शुरू किया। वो रिफाइनमेंट पाथ के महान एक्सपर्ट बी लुओ का ड्रीम रेल्म था। इस ड्रीम रेल्म को पार करने के बाद मेरा रिफाइनमेंट पाथ पहले हाई ग्रेड ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। सीनियर बी लुओ आइस रिफाइनमेंट में सबसे माहिर चलो ट्राई करते हैं। फंग जिन हुआंग ने अपनी बाहें फैलाई। उसकी 10 उंगलियां रिदमिकली और तेजी से थिरकने लगी, जिससे धुंधली तस्वीरों की कई परतें बन गईं। एक ठंडी हवा का झोंका तुरंत उसके हाथ के चारों तरफ घूमने लगा और तेज होता गया। फंग जिन हुआंग एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर थी। इतने बेहतरीन अटेनमेंट लेवल के साथ जल्द ही ठंडी हवा से एक गू वर्म पैदा हो गया। ये एक आइस पाथ रैंक 3 मॉर्टल गू था। ये उड़कर फंग जिन हुआंग के कंधे पर जा बैठा और वहां स्थिर हो गया। उसके बाद एक दूसरा और तीसरा गू वर्म बाहर निकला। इसके अलावा उनके रैंक्स धीरे धीरे रैंक 3 से रैंक 4 और 5 तक बढ़ रहे थे। फंग जिन हुआंग के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उसकी उंगली धीरे धीरे चमकने लगी और उसकी उंगलियों की हरकतें और भी तेज हो गईं। लेकिन अगले हाई पैल ठंडी हवा अचानक फट गई। गू रिफाइनमेंट फेल हो गया और फंग जिन हुआंग को एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। कमबख्त! फंग जिन हुआंग का दिल डूब गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अनजाने में अपनी उंगली बैंड कर ली और आने वाले दर्द को सहने के लिए अपने दांत भींच लिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? फंग जिन हुआंग ने धीरे धीरे अपनी उंगली खोली। उसने अपने सामने एक लंबा आदमी देखा जिसका एक हाथ उसकी उंगली के सामने फैला हुआ था। वो ठंडी हवा जो फट गई थी, अब असल में उसके हाथ में एक बर्फ के गोले में कंडेंस हो गई थी। वो आदमी सच में लंबा था। फंग जिन हुआंग का सर सिर्फ उसके घुटनों से ऊपर तक पहुंच रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका पोस्चर शानदार और शक्तिशाली था। उसकी नज़र में समझदारी और जिंदगी के उतार चढ़ाव थे। जिस चीज ने फंग जिन हुआंग का ध्यान खींच, वो उसके माथे पर मूंगा जैसे ड्रैगन हॉर्न्स की जोड़ी थी। सीनियर, आप कौन हैं? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फंग जिन हुआंग ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। लंबे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हजारों रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स हैं। आइस रिफाइनमेंट, हालांकि, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फंग जिन हुवैंग। तुम्हारा स्वभाव एक्टिव और ब्राइट है, इसलिए तुम मेटल रिफाइनमेंट और फायर रिफाइनमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल हो। जहां तक आइस रिफाइनमेंट की बात है, जो इसमें माहिर होते हैं उनका स्वभाव आमतौर पर धैर्य और लगन वाला होता है। लंबे आदमी ने फिर हल्का सा अपनी मुट्ठी भींची, अपने हाथ में बर्फ के गोले को नाश्त कर दिया। फंग जिन हुआंग ने हैरानी से अपनी जीभ दबाई। वो इस ठंडी हवा की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये एक आम रैंक 5 गू मास्टर को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी थी। उसकी यही अचानक चमक उठी, सीनियर, आप एक गू इमॉर्टल हैं? आप मेरे माता पिता को जानते हैं? फंग जिन हुवैंग कई गू इमॉर्टल्स के संपर्क में आ चुकी थी, इसलिए उस अजीब नहीं लगा। आमतौर पर वो गू इमॉर्टल्स उसके साथ काफी आचे से पेश आते थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो फंग जियोगे की महान रेपुटेशन की प्रशंसा करते थे। जैसा कि उम्मीद थी, लंबे आदमी ने अपना सर हिलाया। मैं तुम्हारे माता पिता को जानता हूं, लेकिन अभी मैं खास तुम्हारे लिए आया हूं। मेरे लिए? फंग जिन हुवैंग हैरान थी। हाँ, लंबे आदमी ने जारी रखा, ओ फंग जिन हुवैंग, भविष्य में तुम ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल बनोगी। तुम्हारी किस्मत में हेवनली कोर्ट ज्वाइन करना और इस युग का नेतृत्व करना लिखा है। दुनिया को हैरान करोगी और गू इमॉर्टल्स की छोटी पर शान से खड़ी होगी। मेन हेवनली कोर्ट का गू इमॉर्टल ड्यूक लॉन्ग हूं। मैं यहां तुम्हें अपनी शिष्य बनाने आया हूं, तुम्हें एक रैंक 9 वेनरेबल के महान सिंहासन तक ले जाने के लिए। क्या? फंग जिन हुआंग का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने लंबे आदमी को हैरानी से देखा। ड्यूक लॉन्ग फंग जिन हुआंग को देखकर मुस्कुराया। उसका चेहरा शांत और मिलनसार था। फंग जिन हुवैंग, हालांकि, इस लेजेंडरी कैरेक्टर, जिसने स्पेक्ट्रल सोल को हराया था, को, मुझे लगता है ये आदमी तो पक्का फ्रॉड है, वाली नजर से देख रही थी। उसने ड्यूक लॉन्ग को नहीं पहचाना।
ड्यूक लॉन्ग का चेहरा दास महान प्राची सेक्स के गु इमोर्टल्स के लिए जाना पहचाना था, लेकिन फंग जिन हुआंग एक मोर्टल थी और यूस इस ज्ञान तक पहुंच नहीं थी। इमोर्टल्स और मॉर्टल्स दो अलग अलग दुनिया में थे। अंकल, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल से सिर्फ 10 लोग हाईगु वेनरेबल्स बने हैं? मेन ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल के बारे में भविष्यवाणी जानती हूं, लेकिन मैं भला वो ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल कैसे हो सकती हूं? फंग जिन हुआंग ने पूछा। अपने आप पर शक मत करो। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया। तुम भविष्य की ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल हो। जब तुम छोटी थी, एक ड्रीम पाथ इमोर्टल गु ने तुम्हें चुना, ये इशारा था। तुम्हारी जिंदगी बिना किसी रुकावट के शानदार उपलब्धियों से भरी होनी चाहिए थी। अफसोस, कुछ रुकावटें आ गईं। वो अदरवर्ल्डली डीमंस जो किस्मत से बंधे नहीं हैं, उन्होंने तुम्हारे मौके चुरा लिए। जैसे हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड और स्पिरिट एफिनिटी हाउस की इस पीढ़ी की फेरी का पैड भी। लेकिन इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। फेट इमोर्टल गु 10 साल में पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। तुम निश्चित रूप से ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल बनोगी, क्योंकि ये सब किस्मत द्वारा पहले से तय है। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा गंभीर था जब उसने ये कहा, उसकी नजर अत्यंत दृढ़ थी जैसे वो एक परम सत्य बता रहा हो। इस दुनिया में कुछ भी इस सत्य को हिला या बदल नहीं सकता था। फंग जिन हुआंग भी उसके शब्दों से प्रभावित हुई। वो एक पाल के लिए हक्का बक्का रह गई, कुछ कह नहीं पाई। चैप्टर एंड।